डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की, समंकों का वर्गीकरण। दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। यह सांख्यिकीय अध्ययन की द्वितीय अवस्था है। सबसे पहले आप जब रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, अपने सांख्यिकीय अध्ययन के जो उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करने के बाद, जैसा हमने देखा कि आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज आती है कलेक्शन ऑफ डेटा की, समंकों का संग्रहण करना, समंकों को एकत्रित करना। और हमने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरह से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्शन की क्या टेक्निक्स होती है, क्या मेथड्स होती हैं, उसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी पे, सांख्यिकीय अध्ययन की द्वितीय अवस्था पर, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, समंकों का वर्गीकरण करना। अब व्हाई देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये समंकों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है। आपने जो रॉ डेटा कलेक्ट किया है, जो आपने समंकों को एकत्रित किया है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वो बहुत बड़े आकार के हैं, और उसके बेस पर कंक्लूजन्स निकालना, उनका एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण करना, उसके आधार पर निष्कर्ष देना, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम विराट कोहली के 200 मैचेस में, जो 200 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं, लास्ट 200 मैचेस ले लें, और महेंद्र सिंह धोनी के लास्ट 200 मैचेस ले लें, और उनको 1-1 इनिंग से कंपेयर करें, तो क्या हम उसके बेस पर कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं? तो हम वहां पर देखेंगे कि बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगी कि हम एक एक इनिंग को कंपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हम वहां किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने वहां पर अलग अलग ग्रुप्स उनके बना दिए। जैसे हमने कहा कि ओके, लास्ट 200 मैचेस के अंदर 0 से 30 रन तक कितनी इनिंग्स में उन्होंने बनाए, इसी तरह से 30 से 50 तक कितनी इनिंग्स में स्कोर किया, 50 से 90 तक वो कितनी बार गए, 100 से ज्यादा रन कितनी बार बनाए। हमने ऐसे 4-5 ग्रुप्स बना दिए, और आपने देखा कि उन 4-5 ग्रुप्स में पूरे 200 इनिंग्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई, आवृत्ति आ गई, और अब हम उसके बेस पर आगे जो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का काम है, जो निर्वचन और विश्लेषण का काम है, वो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच देखते हैं, तो जैसे जैसे बैट्समैन रन बनाते हुए आगे बढ़ता है, और जैसे ही मान लीजिए वो 50 रन बना लेता है, तो आप देखते हैं कि एक चार्ट बना हुआ आता है, इस तरीके का एक चार्ट बना हुआ आता है, और एक तो हम कहें फर्स्ट रन कब बनाया, सेकंड रन कहां बनाया, थर्ड रन कहां बनाया। मान लीजिए उसने 50 के बाद 100 रन बना लिए, तो आप एक एक रन को देख रहे हैं कहां कहां पे बनाया, तो वो हमें वहां किसी तरह का कंक्लूजन नहीं देता। लेकिन जैसे आप देखिए कि उसकी सेंचुरी होती है, या जैसे वो 50 स्कोर करता है, तो आपको वहां पर अलग अलग तरीके का एक एनालिसिस मिल जाता है कि जो 30% रन है वो इन्होंने इस तरह बनाए हैं, 20% रन जो है वो इन्होंने इधर बनाए हैं, इसी तरह से जो 40% रन है वो इधर बनाए हैं, और बाकी जो 10% रन है वो इधर बनाए हैं। तो इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से जो टोटल रन्स थे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो क्लासिफिकेशन क्या कर रहा है, वर्गीकरण क्या कर रहा है, कि जो हमारा बहुत बड़े वॉल्यूम का डेटा है, जो विस्तृत आकार का डेटा है, उसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है। और जैसे ही हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, हम वर्गीकरण कर देते हैं, तो जो आगे की हमारी स्टेजेस हैं क्लासिफिकेशन के बाद में, जो आने वाली सांख्यिकीय अध्ययन की अवस्थाएं हैं, जिसमें हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसके बाद एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, वो बहुत आसान हो जाती है। इसलिए दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो अवस्था है सांख्यिकीय अध्ययन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। So what do you mean by classification of data? Classification of data means हम डेटा को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। हम जो समंक हमें मिले हैं, जो फर्स्ट स्टेज कलेक्शन ऑफ डेटा से हमें मिले हैं, उन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। दिस इज क्लासिफिकेशन। जैसे आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि जब भी हम कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं, तो वो 2 या 3 दिन में एज पर द डिस्टेंस कि कहां किस एरिया में जाना है वो पहुंच जाता है। तो आपने देखा क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में जैसे ही लेटर्स आते हैं,
अब वो लेटर जैसे ही आ गए और मान लीजिए आपने किसी एक ही इंडिविजुअल को दे दी कि भाई आप जाओ और जाकर सब जगह पहुंचाओ, और बड़े अनऑर्गेनाइज तरीके से वो लेटर अगर हैं कि पहले वो कॉलोनी ए में जा रहे लेटर देने, फिर पता लगा अगला लेटर जो है वो कॉलोनी बी का आ गया, फिर वापस कॉलोनी ए का आ गया, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए वो क्या करते कि वहां अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं और जो भी चिट्ठियां आई है उस शहर की उन ब्लॉक्स के हिसाब से उसके अंदर अरेंज कर दी जाती है, और जो इंडिविजुअल वहां अपॉइंट किया हुआ है वो अपने उस ब्लॉक की चिट्ठी उठाता है और इजीली जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हमारी मदद करता है। एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया, तो यहां पर किस तरीके से हम हमारे डेटा को क्लासिफाई करेंगे, किस तरीके से हम हमारे जो समंक हमें प्राप्त हुए हैं, जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें हम वर्गीकृत करेंगे। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की 4 रीतियां हैं। सबसे फर्स्ट आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। Now, what is geographical classification? When the data is classified on the basis of area, on the basis of location, then this is called geographical classification. जब समंकों को आप उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, स्थान के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो उसे geographical classification या भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। अब एरिया वाइज क्लासिफिकेशन ऐसा हम कह सकते हैं। अब एरिया वाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, on the basis of town, on the basis of colony, on the basis of village, गांव के आधार पर, कस्बे के आधार पर, शहर के आधार पर, कॉलोनी के आधार पर, राज्य के आधार पर अगर आप आंकड़ों का, समंकों का वर्गीकरण करते हैं, then it is called geographical classification। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज, तो यहां पर जैसे मान लीजिए हमने कहा कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं का उत्पादन इन लैख टन्स, एक तरफ हमने ये लिया और यहां हमने ले लिया स्टेट कि किस राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहां लिखा राजस्थान, और मान लीजिए यहां 15 लाख टन। इसी तरह से हमने लिखा उत्तर प्रदेश, मान लीजिए यहां 22 लाख टन। इसी तरह से हमने लिखा मध्य प्रदेश, तो यहां हुआ मान लीजिए 13 लाख टन। इसी तरह से हमने लिखा बिहार, तो यहां हुआ मान लीजिए 10 लाख टन। तो आपने देखा एक तरफ मैंने क्या किया, ज्योग्राफिकल फीचर ली, स्टेट के नेम लिए, और दूसरी तरफ हमने डेटा को लिया। तो इस तरह से व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, रीजन, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर आप अगर समंकों को वर्गीकृत करते हैं तो इट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से हम एक तरफ एरिया लेते हैं और दूसरी तरफ जिस इंफॉर्मेशन को हम क्लासिफाई करने वाले हैं उसको लेते हैं। दूसरा आता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। When the data is classified on the basis of time period, कि जब हम समय के आधार पर समंकों को वर्गीकृत करते हैं, then it is called chronological classification on the basis of years, on the basis of weeks, on the basis of month, on the basis of hours। तो हम घंटों के आधार पर या दिनों के आधार पर या सप्ताह के आधार पर या वर्ष के आधार पर, ठीक है, इस तरह से हम टाइम को बेस बनाते हैं, समय को आधार बनाते हैं और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, जनसंख्या, और यहां हमने ले लिया ईयर, वर्ष। तो आप देख रहे हैं एक तरफ टाइम पीरियड है, दूसरी तरफ डेटा है, तो आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को यानी डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 1981 पॉपुलेशन 60 करोड़। इसी तरह से 1991, ये मैं एक इमेजिनरी डेटा ले रहा हूं, काल्पनिक डेटा आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। 1991 मान लीजिए 84, 2001 मान लीजिए 111, 2011 मान लीजिए 123। इस तरह से एक तरफ टाइम पीरियड है, दूसरी तरफ डेटा है। सो व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कि अगर आप समय के आधार पर अपने आंकड़ों को, अपने समंकों को वर्गीकृत करते हैं तो इसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो समय कुछ भी हो सकता है, आप 10 ईयर के हिसाब से कर सकते हैं, एनुअली कर सकते हैं, आप वीकली कर सकते हैं, आप मंथली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेनफॉल, बारिश, तो आप डेली के बेसिस पे कर रहे हैं कि मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा आपने लिया, या आरली आपने लिखा, रेनफॉल को कितनी बारिश हुई उसको क्लासिफाई किया। तो एक तरफ टाइम पीरियड होता है, दूसरी तरफ डेटा होता है। इसी तरह से थर्ड आता है हमारे पास क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, गुणात्मक वर्गीकरण। When on the basis of qualities or attributes
if the data is classified then it is called qualitative classification. जब हम समंकों के गुणों की बात करते हैं, उनकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, और ये कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं which cannot be quantified in numbers, जिन्हें हम हो सकता है संख्यात्मक रूप में माप नहीं सकते. हम ऐसा कह सकते हैं कि yes this attribute is present or not. केवल हम ये जजमेंट दे सकते हैं कि ये जो गुण है, ये जो विशेषता है, ये उसमें मौजूद है या नहीं है. जैसे हमने कहा ऑनेस्टी, ब्यूटी, तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, हम गुण बता रहे हैं. तो अब हम बात करेंगे कि वो प्रेजेंट, वो एट्रीब्यूट, वो क्वालिटी, वो गुण वहां प्रेजेंट है या नहीं है. तो जब हम डेटा को उसकी क्वालिटीज के बेस पे, उसके एट्रीब्यूट्स के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, उसके गुणों के आधार पर उसे वर्गीकृत करते हैं, तो फिर उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या, तो अब हम पॉपुलेशन की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह की. तो जैसे हमने लिखा है यहां पर मेल, फीमेल, तो ये आपका एट्रीब्यूट आ गया. फिर आपने आगे लिखा एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड. इसी तरह से यहां पे भी आ गया एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड. और आगे भी जा सकते हैं आप, लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट, इलिटरेट, लिटरेट, इलिटरेट. तो ऐसा आपने देखा कि जो हमारा डेटा है उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज को हमने क्लासिफाई किया, तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. इसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. गुणात्मक वर्गीकरण के बाद आता है मात्रात्मक वर्गीकरण, कि जब आप वेरिएबल्स को क्वांटिफाई, वेरिएबल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, when the variable is classified into different groups or different classes. अब जो चर हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, which can be quantified in terms of some measurement units, some numerical units, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स को क्वांटिफाई कर, उन वेरिएबल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, उन चरों को वर्गीकृत कर रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए हमने कहा मार्क्स, अंक, और यहां लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, आप हाइट ले सकते हैं, आप वेट ले सकते हैं, आप मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है. तो जहां पर क्या आ रही है, क्वांटिटीज आ रही है, जहां मात्राएं आ रही है, यानी हम ऐसी विशेषताओं को ले रहे हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 0 से 10. Suppose there are 7 students in the class, 10 to 20. Suppose there are 10 students in the class, 20 to 30 वाले. Suppose 20 students, 30 to 40 जिनको मिले इसके बीच में वो 7 students हैं, 40 to 50 वाले 3 students हैं. तो आपने देखा कि आपने जो आपका वेरिएबल था वो यहाँ मार्क्स थे. तो जब उसको आपने जो, और मार्क्स को हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं. तो ऐसे वेरिएबल्स को जब हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं. सो दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. नंबर 1 ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर आप एरिया को बेस बनाते हैं, ठीक है, आप क्षेत्र को आधार बनाते हैं. सेकंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर आप टाइम को या समय को आधार बनाते हैं. थर्ड इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जहां आप एट्रीब्यूट या गुण को आधार बनाते हैं. एंड फोर्थ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जहां पर आप संख्या को या मात्रा को आधार बनाते हैं. तो ये हुआ हमारे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है. थैंक यू.